हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, होप सो आप लोग भी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा बैकअप दे दूँ उस चीज़ का, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी की दोनों यूनिट्स ख़त्म हो चुकी है। यस, सही सुना, बायोटेक्नोलॉजी की दोनों यूनिट्स ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी कुछ हमने लास्ट क्लास में कवर किया, बहुत इन्फॉर्मेशंस आपके साथ मैंने शेयर करी। अब आप लोगों की तरफ से कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। एंड होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, PYQs कर रहे होंगे आप लोग, NCERT पढ़ रहे होंगे बार बार। जैसा कि मैंने बोला था, NCERT की एक एक लाइन को अंडरलाइन करके इस तरीके से पढ़ना है, और जितनी बार पढ़ो उतनी बार तुम्हें लगना चाहिए कि अरे ये वाला चीज़ स्किप हो गया, या फिर बहुत पहली बार पढ़ रहे हैं। ऑलवेज पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए हर बार ना, कि ऐसा कभी मन में मत फील करना अरे ये तो बहुत बार पढ़ लिया, वी आर नाउ एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग। ऐसा कभी होता नहीं है। वी आर नॉट ऑलवेज 100% एक्सपर्ट, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। उस थोड़ी बहुत कमी के लिए अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली 2-3 घंटा उस पर्टिकुलर टॉपिक एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आज स्किप कर दिया, चलो यार परसों कर लेंगे, फिर नेक्स्ट दिन स्किप हो गया, फिर उसके बाद कर लेंगे। वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, फिर वो पढ़ाई का लिंक टूट जाता है। मैंने बहुतों से सुना है कि मैम फिज़िक्स पढ़ रहे थे तो एक हफ्ते तक फिज़िक्स ही चल रही थी, मैथ्स पढ़ रहे थे एक हफ्ते तक मैथ्स ही चल रही थी। कैसे एक हफ्ते तक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो? दिमाग में कुछ तो आता होगा ना कि केमिस्ट्री का, बायो का, ये वाला कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है, कितना टाइम देना है। अपनी वीकनेस पता होती है सबको। NCERT का इंडेक्स पेज खोलो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, उस इंडेक्स में देखो चैप्टर कौन कौन से हैं। हर चैप्टर के आगे ब्रैकेट में अपना वीकनेस वाला टॉपिक लिख दो उसमें, और बार बार उसको गो थ्रू करते रहो कि अच्छा ये वाला मेरा वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक है। जितनी बार उस चीज़ को लिखोगे ना, उतनी बार लगेगा यार मेरे को इस चीज़ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके टाइम देना है, राइट। मटेरियल तो आपके पास है ही पढ़ने के लिए। एंड अगर मटेरियल ना भी हो ना, तो NCERT मोर देन इनफ होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो ना, आपको खुद पता लगेगा कि अरे यार NCERT की एक लाइन और एक पैराग्राफ, एक डायग्राम से क्वेश्चन उठ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हज़ारों रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, नथिंग। NCERT इज़ मोर देन इनफ, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। डोंट नो अबाउट अदर थिंग्स, बट हाँ, न्यूमेरिकल्स तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं अदर बुक्स से, दैट आई एग्री। ओके, सो फिर से एक नया टॉपिक के साथ आते हैं हम लोग। बायोटेक ख़त्म हो गया, जैसे कि बताया बायोटेक की वेटेज काफ़ी रहती है, तो मेरे को लगा बायोटेक के दोनों टॉपिक ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं शुरू करने वाली हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के साथ। यस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एक ऐसा टॉपिक है ना, उसको पढ़ के ऐसा लगता है आधे डॉक्टर वाली फीलिंग आती है कि यार अगर कोई ऐसा पेशेंट दिख जाए, घर में दिख जाए या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में दिख जाए, तो उसको क्योर कर सकते हैं, बिकॉज हमें सिम्टम्स पता है। तो इस चैप्टर में आप डिजीज़ पढ़ते हो, उसके सिम्टम्स पढ़ते हो, बॉडी के अंदर क्या होता है वो पढ़ते हो, और क्योर कैसे करना है वो पढ़ते हो। फिर दिमाग में 1000 क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है तो मतलब इसको ऐसे क्योर किया जा सकता है। तो दिस चैप्टर इज समथिंग दैट मेक्स यू 50% डॉक्टर, एंड बाकी 50% इंटरेस्ट आ जाता है आपको MBBS में। तो इस चैप्टर का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से आता है सिम्टम्स। कैसे MCQ आते हैं, सिम्टम दिया होगा एंड ऑप्शंस में 4 डिफरेंट तरीके की डिजीज दी होगी। सिम्टम के अकॉर्डिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस एंड हाउ टू क्योर दिस। फर्स्ट थिंग, पहले सब टॉपिक्स की बात करें तो डिजीज़ है, दूसरी बात करें तो इम्यूनिटी है। ऑब्वियसली अगर डिजीज़ की बात कर रहे हो तो इम्यूनिटी की बात तो करनी पड़ेगी कि बॉडी फाइट कैसे करती है, किसकी कितनी एबिलिटी है फाइट करने के लिए। इम्यूनिटी के बाद इसमें 2 सबसे मेजर डिजीजेज आते हैं, एड्स और कैंसर। हर साल एड्स कैंसर से क्वेश्चन उठाया जाता है, NTA इसको यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन उठाती है। एंड ऐसा नहीं है कि घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछती है, क्योंकि NCERT ने खुद ने इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा है इसके बारे में कि वो काफ़ी है, ठीक। देन आपका लास्ट टॉपिक आता है ड्रग्स। ड्रग्स में काफ़ी बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्यों? ड्रग्स का साइंटिफिक नेम भी दिया है NCERT ने, प्लांट का नेम भी दिया है NCERT ने, वो ड्रग बॉडी में कहाँ एक्ट करती है ये तक बताया है NCERT ने। तो ड्रग्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन घूमता है,
एंड ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर, वो उसी 2 पेज से क्वेश्चन घूमता है, लेकिन वो उतना ही हमें लगता है कि अरे यार इसका ये था, इसका वो था। कुछ ऐसे ड्रग्स के बड़े बड़े नाम भी हैं, बॉडी में कौन ब्रेन पे एक्ट करता है, कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। एंड मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर दूँ मैं कि मजबूर हो जाओ वीडियो को बार बार देखने के लिए। चलो फिर हेडिंग डाल लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, अगर मैं डिजीज़ की बात करूं तो इतना तो पता ही होगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, वायरल डिजीज़ होता है, प्रोटोजोअन डिजीज़ होता है, फंजाई का डिजीज़ होता है, इतनी वॉर्म डिजीज़ होती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डिजीज़ की डिवीज़न है भाई। अगर कहते हैं नॉर्मल सर्दी जुकाम, तो नॉर्मल सर्दी जुकाम को कहते हैं ना वायरल हो रखा है। वायरल मतलब व्हाट, वायरस ने कॉज किया, दैट्स वाई कहते हैं वायरल हो रखा है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया की बात करें, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू सी द डिविजन्स डिजीज़ में। अब मैं अगर हेल्थ का डेफिनेशन दे दूं आप लोगों को, तो आई थिंक आज के टाइम में मेंटल हेल्थ को भी बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी फिजिकल हेल्थ को। एनसीईआरटी भी कहती है मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग इज डिफाइंड एज हेल्थ। मेंटली आप कितना फिट हो, सोशलाइज आप कैसे करते हो, एंड फिजिकली आपकी बॉडी कितनी फिट है, दैट इज टर्म्ड एज हेल्थ। पहले मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, राइट? आपको भी पता होगा। बट nowadays mental health has been given equal importance as compared to physical and social well-being. If you guys are not mentally fit then you are not healthy. तो कुछ डॉक्टर्स तो नहीं है, बट नाउ एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ख़राब होने का रीज़न बहुत होता है, एंड आप लोगों की उम्र में आप अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करते हो मार्क्स को देख करके, राइट? कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्रैक हो पाएगा कि नहीं होगा। तो उसमें इतनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ हम तब ख़राब करते हैं ना जब अपनी पोटेंशियल पे डाउट करते हैं। अगर आपको अपनी पोटेंशियल पे डाउट नहीं है तो फिर मेंटल हेल्थ ख़राब करने का तो सवाल ही नहीं है, राइट? तो नाउअडेज मेंटल हेल्थ हैज़ बीन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, and psychiatrist, psychologist, there have been equal importance as a doctor. Mental health अगर is not well तो there has been medicines, तो you can't state the word use करते हैं अरे ये तो पागल है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, right? जिस बंदे को वो चीज़ है only he or she knows through which he or she is suffering, right? So don't use word for those who are suffering mentally. Help them and make them feel comfortable. राइट, ओके। सो हेल्थ को डिफाइन सिर्फ फिजिकली नहीं करना है, मेंटली एंड सोशल वेलबींग से भी करना है, ठीक? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर बात करें हम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, या फिर दूसरे वर्ड में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल मतलब ऐसी डिजीज़ जो अगर आप किसी पेशेंट के सामने बैठो, उसके अगल बगल बैठो तो आपको भी हो सकता है, जैसे वायरल हो सकता है। किसी को सर्दी जुकाम है, अगल बगल बैठ जाओ, थोड़ा सा छींक दे तो हमें भी धीरे धीरे फील होने लगता है, राइट? एंड एड्स एंड कैंसर, अगर आप ऐसे एड्स एंड कैंसर के पेशेंट के बगल में बैठो तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप उनसे बात कर रहे हो नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं होगा। एड्स इज समथिंग, जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं होता है एड्स फैलता नहीं है। कैंसर इज समथिंग, वो तो बिल्कुल ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। सो दीज आर सम बाइफिकेशन बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। सिम्टम्स जब पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आ जाता है ये कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है? तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ, ठीक है? हेडिंग डालना बैक्टीरियल डिजीज़ को लेकर के, मतलब ऐसी डिजीजेज जो बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरियल डिजीज़ में पहला डिजीज़ है टाइफॉइड, सुना ही होगा एंड हुआ भी होगा बहुत लोगों को। कहते हैं कि कंटामिनेटेड फूड वाटर से होता है, गंदा पानी पियो, आरओ का पानी ना पियो, तो उस चीज़ से हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसी चीज़ से होता है। यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस बैक्टीरिया से ये टाइफॉइड की डिजीज़ होती है? सल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम जिससे कि टाइफॉइड होता है, सल्मोनेला टाइफी। अगर मैं सीबीएसई वालों को बता दूं जो इस साल बोर्ड देंगे, तो इस चैप्टर से मार्क्स कहाँ कटते हैं? ये स्पेलिंग्स में मार्क्स कटते हैं, बहुत कटते हैं, दबा के मार्क्स कटते हैं स्पेलिंग्स में इस चैप्टर से। नीट वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये साइंटिफिक नेम याद करना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से हो रही है एंड सिम्टम्स क्या है, राइट? उसके बाद आप बॉडी में जब ये बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो
किस लोकेशन पे एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ एंटर करता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद कुछ दिन वो बॉडी में रहेगा। जब तक बैक्टीरिया बॉडी में है तब तक बॉडी उसके बाद सिम्टम्स दिखाएगी। क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं टाइफॉइड के? हाई फीवर, बहुत तेज़ फीवर आता है, वीकनेस होती है, ठंड लगती है, चिल्स, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीज़ें इस टाइफॉइड में होती है। सुना होगा काफ़ी टाइफॉइड के केसेस से डेथ भी होती है, वो सीवियर केसेस होता है। मलेरिया के केस में भी डेथ होती है, वो सीवियर केस होता है। तो अगर मैं सीवियर केस की बात करूं तो सीवियर केस में किस वजह से डेथ होती होगी टाइफॉइड में? हम लोग एनसीईआरटी ने वर्ड उसके लिए यूज़ किया है इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन अगर हो गया तो इट विल कॉज डेथ इन टाइफॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेस्टिनल परफोरेशन? परफोरेशन का मतलब होता है पोर्स। वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है अब कि इट हैज़ स्टार्टेड क्रिएटिंग स्मॉल होल्स और पोर्स, जिसकी वजह से इट कैन लीड टू डेथ इन टाइफॉइड केस। नहीं होता मैक्सिमम केसेस में, टाइफॉइड इज़ क्योरेबल, टेक केयर से क्योर हो जाता है, बट हाँ इफ़ सीवियर केस। देन उसके बाद कौन सा टेस्ट से पता कर सकते हैं कि टाइफॉइड है कि नहीं है? तो टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ नीट। Which test is performed to confirm whether the patient has typhoid or not? The test name is Vidal test. Okay. Then उसके बाद ये फैलता कैसे है? Now spread कैसे होता है ये? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो spread कैसे होता है। तो it is spread through contaminated food and water। अगर आप गंदा खाना बाहर का खा रहे हो और वो बिल्कुल क्लीन तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हो, फिल्टर्ड पानी नहीं है, तो इट कैन चांसेस है कि उसमें टाइफॉइड का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो नोट्स बनाने का जो तरीका है इस चैप्टर का, इट्स लाइक दिस। कौन सा बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज टाइफॉइड? साल्मोनेला टाइफी। लोकेशन क्या है बॉडी में, कहाँ अटैक करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या आते हैं ये? अब जो ये मैंने सिम्टम्स लिखे हैं, क्या करेगा नीट? इस सिम्टम्स को दे देगा एंड आपको बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिजीज। सीवियर केस में क्या होगा? इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में स्पोर्स और होल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। एंड स्प्रेड कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एंड हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द पेशेंट बॉडी? थ्रू विडाल टेस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। छोटी सी कहानी बताई हुई है एनसीईआरटी ने कि सबसे पहले टाइफॉइड किसको हुआ था, तो नाम था उनका टाइफॉइड मैरी। उनका नाम ही टाइफॉइड मैरी था। शी वॉज कुक फॉर अप्रॉक्स लाइक मोर देन और अप टू 25 ईयर्स। उनको शी वॉज टाइफॉइड पॉजिटिव, तो उनके बॉडी में टाइफॉइड था। शी यूज टू कुक फूड एट डिफरेंट हाउसेज। तो जब वो कफ करती थी, स्नीज करती थी, तो वो जो ड्रॉपलेट्स थे, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, वो खाने में जाते थे, उसके थ्रू वो स्प्रेड होना शुरू हो गया बिटवीन पीपल, राइट। आई नो थोड़ा सा ये स्टोरी अजीब साउंड करता है, बट या दिस इज़ द फैक्ट। ऐसे ही फैला ये बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। सो होप ये टाइफॉइड वाला केस आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरे बैक्टीरियल डिजीज़ की तरफ चलते हैं। दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ है निमोनिया। ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने, निमोनिया। एक टाइम था जब निमोनिया की वजह से, जैसे कोविड की वजह से पेंडेमिक हुआ, निमोनिया की वजह से एपिडेमिक हुआ था, राइट। एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फ़र्क है? अभी तो लॉकडाउन वगैरह का सीन देखा होगा, पेंडेमिक वगैरह का। पेंडेमिक इज़ समथिंग इन मोस्ट सीवियर केसेस, बहुत ज़्यादा अगर डेथ हो रही है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को हम पेंडेमिक बोल देते हैं। एपिडेमिक इज़ समथिंग अंडर द पेंडेमिक। सिचुएशन इतनी ज़्यादा भी सीवियर नहीं है, बट हाँ
कंट्रोल नहीं हो पा रही है, थोड़ी बहुत डेथ ज़्यादा हो रही है, तो उसको एपिडेमिक बोल देते हैं। तो निमोनिया जब हुआ ना तो उसमें वही सर्दी खांसी वाला ही सिम्टम था। एंड आई थिंक इट अकर समथिंग अराउंड इन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्प्रेड हुआ था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी डिजीजेज नई नई स्प्रेड हुई थी, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा एकदम से बाहर आए थे इन हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन। उस टाइम पे काफ़ी डिजीजेज स्प्रेड हुई थी, काफ़ी कुछ नया पता लगा। एंड उसी टाइम पे एंटीबायोटिक भी बना था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सोल्जर्स को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक की भी डिस्कवरी तभी हुई थी, जब बोला हमने कि पेनिसिलियम नोटाटम से ये बना है। तो काफ़ी कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डिस्कवर हुआ। तो ये निमोनिया वाला केस भी वर्ल्ड वॉर के टाइम आया था। दूसरा जो बैक्टीरियल डिजीज़ है आपका वो है निमोनिया। अब ये निमोनिया जो है 2 बैक्टीरिया के थ्रू होता है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज निमोनिया। एक है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक है आपका हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। एक है हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करते हैं, राइट। याद रखना है ये दोनों ही निमोनिया कॉज करते हैं। लोकेशन कहाँ है, ये बॉडी में किधर एंटर करता है? इट अफेक्ट एल्वोलाई ऑफ लंग्स। सीधा लंग्स के एल्वोलाई में जा कर के ये अफेक्ट करता है। एल्वोलाई को हम क्या बोल रहे थे? मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। और निमोनिया में एल्वोलाई में होता क्या है एक्चुअली? फ्लूइड फिल्ड एल्वोलाई। फ्लूइड भर जाता है एल्वोलाई में। मान लो जहाँ गैसेस को एक्सचेंज होना है वहाँ पे आपने फ्लूइड को भर दिया, तो गैसेस एक्सचेंज कैसी होगी? तो सांस लेने में निमोनिया में इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कफ भी बहुत ज़्यादा एल्वोलाई में बिल्कुल फिल हो जाता है। ये लोकेशन की बात हो गई। बैक्टीरिया कौन कॉज करता है उसकी बात हो गई। एंड ध्यान रखना है साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन इट सेपरेटली। सिम्टम्स क्या आते हैं निमोनिया में? सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, चिल्स, वीकनेस, हेडेक, राइट, एंड आपका कंजेशन, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ये सारा सिम्टम है निमोनिया का, ठीक है। बट नाउ अ डेज निमोनिया इज़ क्योरेबल। पहले निमोनिया से बहुत डेथ हो चुकी है, इसीलिए एपिडेमिक बोला था जब निमोनिया अचानक से इमर्ज हुआ था। बट नाउ अ डेज इट इज़ 100% क्योरेबल, क्योर हो जाता है निमोनिया, ठीक है। सो दिस इज़ द बैक्टीरिया विच कॉज निमोनिया। लोकेशन कहाँ पे ये अफेक्ट करता है एंड सिम्टम क्या है। इसके बाद जो डिजीज़ लिखने वाली हूँ ना, उस डिजीज़ को लेकर के और इसको लेकर के होने वाली है तगड़ी कन्फ्यूजन, क्योंकि सिम्टम बिल्कुल सेम चलता है, ठीक, लोकेशन का फ़र्क है बस। और दोनों में ही सर्दी जुकाम वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल सेम सिम्टम होता है, बट लोकेशन का फ़र्क है। एंड ये स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड थ्रू लाइक इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के अगल बगल बैठ जाओ और अगर गलती से भी उन्होंने स्नीज कर दिया और आपने ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर दिया, तो हो सकता है बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक। तो 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई आपकी, एक हो गई टाइफॉइड, एक हो गया निमोनिया। एनसीईआरटी ने नीचे कुछ एक्स्ट्रा बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं, यहाँ मैं एक्स्ट्रा करके लिख देती हूँ। एक है आपका डिसेंट्री, ठीक है। दूसरा है आपका प्लेग। प्लेग को हमने, ये भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, रैट के थ्रू होता था, तो इसको रैट प्लेग भी बोल देते थे, ठीक। तो ये कुछ, और एंड डायफ्थेरिया। डायफ्थेरिया का तो अब टीका भी लगता है। तो ये कुछ अदर बैक्टीरियल डिजीज़ है जो आपकी एनसीईआरटी के एंड में दिया हुआ है। साइंटिफिक नेम किसका याद रखना है? टाइफॉइड का और निमोनिया का।
आगे बढ़ते हैं वायरल डिजीज़ की तरफ। तो वायरल डिजीज़ में सबसे फेमस डिजीज़ पता ही होगा, कॉमन कोल्ड, ठीक। लेकिन कौन सा वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड? जैसे कोविड के वायरस को बोला गया था कि वो रेट्रो वायरस है। अगर आप लोगों ने कुछ आर्टिकल्स ध्यान से पढ़े हों तो बोला गया था कि वो रेट्रो वायरस है। ऐसे ही कॉमन कोल्ड को हम कौन सा वायरस कह रहे हैं? तो दूसरा हेडिंग लेकर के चलते हैं, वायरल डिजीज़, ठीक। सबसे पहला मैं लिखती हूँ यहाँ पे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में वायरस कौन सा है? राइनो वायरस, जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, राइनो वायरस। लोकेशन बॉडी में कहाँ ये एंटर करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नोज़, और आप नेज़ल कैविटी भी लिख सकते हो इसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड नोज़। तो ये दो जगह है जहाँ पर ये वायरस अटैक करता है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? आपका कंजेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, फीवर, हेडेक। तो ये सिम्टम्स हो गए आपके कॉमन कोल्ड के। पीछे जो पढ़ा निमोनिया, वो भी लंग्स पे अटैक कर रहा था, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किधर? वो सिर्फ एल्वेलाई के लिए ही लिमिटेड है, याद रखना है। निमोनिया ओनली अटैक एल्वेलाई ऑफ लंग्स, वेयर एज कॉमन कोल्ड वायरस अटैक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट मीन्स योर विंड पाइप एंड नोज, योर होल नेजल कैविटी। तो ये दो जो लोकेशन है, ये दोनों डिजीज़ में थोड़ा बाइफर्केशन रखना इन चीज़ों को। निमोनिया में भी कहते हैं भाई सर्दी जुकाम होता है, लेकिन वो वायरस नहीं है, वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ इधर है, कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ठीक। एंड आपका स्प्रेड कैसे होता है ये? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स from infected person or using contaminated utensils फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अगर किसी सामान को टच किया है और आप भी उसी चीज़ को टच कर दोगे तो ईजिली स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए कोविड के वायरस में और ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिख रही होंगी, राइट। लेकिन होता क्या है ना, वायरस का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। वायरस एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, बैक्टीरिया का इतना नहीं है जितनी वायरस की वैरायटी है। तो वायरस के स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते हो ना कि प्रोटीन इज फॉर्म बाय अमाइनो एसिड्स, तो पढ़ा होगा कि जो वायरस का रिसेप्टर है वो अमाइनो एसिड का बना है। हर वायरस का रिसेप्टर एक डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस से बना हुआ है। दैट्स वाई एवरी वायरस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिम्टम्स थोड़े बहुत आपको 19-20 दिखेंगे, लेकिन वायरस का जो कम्युनिटी है ना और ग्रुप, दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स फॉर कॉमन कोल्ड। एक ही वायरल डिजीज दिए हुए आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो इसमें, दैट इज SARS-CoV-2, कोविड का वायरस। एंड कोविड के वायरस का नाम है रेट्रो वायरस। हो सकता है पूछ दे, राइट, क्योंकि है तो वायरल डिजीज ही ये भी कोविड। ओके, सो 2 बैक्टीरियल डिजीज हो गई, एक वायरल डिजीज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आपके प्रोटोजोवन डिजीज पे। किस पे? प्रोटोजोवन डिजीज पे। प्रोटोजोवन डिजीज में पहली कैटेगरी जो पढ़ोगे, द फेमस मलेरिया। काफ़ी लोग एक्साइटेड होंगे इसको पढ़ने के लिए कि भाई होता कैसे है, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या सिम्टम्स आता है। काफ़ी लोगों को हुआ होगा तो रिलेट कर पाएंगे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में भी स्पीशीज आते हैं। कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से हुआ है? P. vivax, P. malariae and P. falciparum। ये स्पीशीज़ हैं जो आपका मलेरिया करवा रहे हैं। P मतलब प्लाज्मोडियम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं।
मोस्ट फैटल स्पीशीज, फैटल मतलब जो सबसे डेंजरस है और जो डेथ कॉज करवा सकता है, वो कौन है? पी फैल्कीपैरम। मतलब अगर किसी मलेरिया के केस में अगर डेथ हो रही है, दैट मीन्स प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम का ये वाला स्पीशीज हैज अटैक्ड द पर्टिकुलर पर्सन। वेक्टर कौन है मलेरिया का? वेक्टर मतलब कौन स्प्रेड करता है मलेरिया? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इस मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया स्प्रेड होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इस मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया स्प्रेड होता है। याद रखना है वेक्टर का मतलब, बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर वर्ड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, जो आपका द वेक्टर एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल, जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। तो हम यहाँ मॉस्किटो को वेक्टर कैटेगरी दे रहे हैं। ठीक, तो कौन से स्पीशीज हैं भाई प्लाज्मोडियम के? पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्कीपैरम। मोस्ट फैटल स्पीशीज क्या है? पी फैल्कीपैरम। और वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। लाइफ साइकिल क्या है मलेरिया की? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया इज अ पैरासाइट, याद रखना है मलेरिया क्या है? पैरासाइट। और पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है 2 होस्ट। मलेरिया क्या है? पैरासाइट। और पैरासाइट को क्या चाहिए होता है? 2 होस्ट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। ठीक, प्राइमरी होस्ट कौन होता है इसमें? वी आर द प्राइमरी होस्ट फॉर मलेरिया। एंड सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? इंसेक्ट की बॉडी। इन दोनों होस्ट का मतलब क्या है? जब तक मॉस्किटो को ये दोनों होस्ट मिलेंगे नहीं, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कैसे ये दोनों होस्ट को अटैक करता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? मॉस्किटो बाइट करेगा। ठीक, मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में एक इन्फेक्शियस फॉर्म स्टोर्ड है। क्या है उस सलाइवरी ग्लैंड में? स्पोरोजोइड्स। क्या है? स्पोरोजोइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पोरोजोइड्स को बोला जाता है कि दे आर इन्फेक्शियस फॉर्म इन द मलेरिया। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड से क्या आ रहा है? स्पोरोजोइड्स आ रहा है। ये स्पोरोजोइड्स कहाँ एंटर करेगा? ह्यूमन बॉडी में। ऑब्वियसली मच्छर ने काटा, कहीं यहाँ कहीं पैर पे, कहीं पे भी काटा। ठीक है, उसका जो द सकिंग पार्ट ऑफ द मॉस्किटो, वो आपके ब्लड वेसल्स को पियर करते हुए पूरा अंदर की तरफ जाता है और स्पोरोजोइड्स को अंदर भेज देता है। अब ब्लड के थ्रू वो स्पोरोजोइड सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? लीवर पे। एंड लीवर के सेल्स को कहते हैं हेपाटिक सेल्स। कहाँ अटैक करेगा? लीवर पे। लीवर में कैसी रिप्रोडक्शन होगी? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा ये लीवर में। कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये? मल्टीपल फिजन करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब है थोड़ा सा स्पोरोजोइड्स एंटर हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बहुत सारा स्पोरोजोइड्स बन जाएगा ताकि पूरी बॉडी को घेर लेगा एक टाइम पे। ठीक, उसके बाद ये कहाँ पे अटैक करेगा? दूसरे नंबर पे आरबीसी। कहाँ अटैक करेगा ये? आरबीसी। आरबीसी में कैसी रिप्रोडक्शन होगी? एसेक्सुअल। यहाँ पे भी कैसी रिप्रोडक्शन होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आरबीसी में कैसा रिप्रोड्यूस करेगा ये फिर से अपना नंबर बढ़ाएगा। एंड आरबीसी क्या करेगी? आरबीसी ब्लास्ट करना शुरू करेगी। आरबीसी ब्लास्ट करेगी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कुछ ना कुछ तो आरबीसी से भी रिलीज होगा। तो आरबीसी से क्या रिलीज होना शुरू होगा? हेमोजोइन। इसी हेमोजोइन फैक्टर की वजह से क्या आता है? बार बार फीवर और जॉइंट पेन। इसी की वजह से मलेरिया के केस में बार बार फीवर आता है, हर 3-4 दिन से बार फीवर आता है, जॉइंट पेन होता है। दैट मीन्स आरबीसी जब तक ब्लास्ट कर रही है हेमोजोइन तब तक रिलीज होगा एंड फीवर एंड जॉइंट पेन आता रहेगा। उसके बाद ये क्या बना देंगे? ब्लड वेसल्स। आरबीसी क्या बनाएगी?
मेल और फीमेल गैमीट। अब आपके ब्लड में स्पोरोजोइड से क्या रोटेट होने लगा, मेल और फीमेल गैमीट। नाउ सपोज किसी मॉस्किटो ने उस मलेरिया के पेशेंट को वापस से बाइट किया, जब वो बाइट करेगी सक करेगी तो ब्लड से उसकी बॉडी में क्या एंटर कर जाएगा, मेल और फीमेल गैमीट। तो मॉस्किटो की गट में कहाँ एंटर कर गया, गट में, और मॉस्किटो की गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन कैसा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ऑब्वियसली मेल फीमेल गैमीट हैं, आपस में फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनाएंगे, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मॉस्किटो की गट में हुआ फर्टिलाइजेशन और फिर बहुत सारे उसके गट में क्या बन गए, छोटे छोटे स्पोरोजोइड्स। और यू कैन से कि द मॉस्किटो विल स्टार्ट लेइंग एग, और ज़्यादा वो एग ले करके और ज़्यादा मॉस्किटो रिप्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से दिस इज़ द साइकिल ऑफ मलेरिया, जिसमें से कि ये वाला जो आपका दिस बॉक्स, दिस इज सेकेंडरी होस्ट जिसमें कि इंसेक्ट की बॉडी, एंड दिस होल थिंग लीवर एंड आरबीसी, ये क्या है, प्राइमरी होस्ट। ठीक, सो होप मलेरिया की लाइफ साइकिल आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। इस वीडियो में ज़्यादा हॉच पॉच नहीं करेंगे। वी आर डन विद द 2 बैक्टीरियल डिजीज दैट इज टाइफॉइड निमोनिया, वी आर डन विद वायरल डिजीज दैट इज कॉमन कोल्ड, एंड एक प्रोटोजोअन डिजीज दैट इज मलेरिया। नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोटोजोअन डिजीज़ की कैटेगरी से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, एंड आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है आप लोगों के लिए 24/7। वीडियो देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स लिखो, और ज़्यादा क्या किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है, सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। सो थैंक यू टिल देन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।